नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम आए हैं हमारी YouTube चैनल पे जो उनका नाम है जर्नी ऑफ पॉजिटिविटी। आप सबको मालूम है कि पिछला जो मैंने ब्लॉग बनाया था वो 4 जो नए लेबर लोग आए थे उन्हीं पे बताया था। और ये चारों लेबर लोग क्या है उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे, लेकिन अगले ब्लॉग में ही लेंगे। ये श्रेणी श्रृंखला चालू ही रहेगी, लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, वो है यूनियन बजट 2026-27। तो आप सबको मालूम है कि 1 फरवरी 2026 के दिन हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट सदन के पटल पे पेश किया है। एक्चुअल में जो बजट पेश करने की जिम्मेवारी जो है, हमारे संविधान के प्रावधान 112 में लिखा गया है कि ये बजट सदन के पटल पे रखना है तो ये हमारे राष्ट्रपति ही रख सकते हैं। लेकिन ये भी एक जानने की बात है, एक सोचने की बात है कि हमारे संविधान में कहीं भी बजट नाम का उल्लेख ही नहीं किया गया है। तो आप जब ये बजट सेशन शुरू होता है, टीवी में जब बजट शुरू होता है, तो पहले तो वो कैबिनेट में पास होता है, बाद में हमारी वित्त मंत्री हमारे प्रेसिडेंट के पास जाती है और प्रेसिडेंट उनके ऊपर साइन करते हैं। बाद में ये सदन के पटल पे रखा जाता है। तो आज मैं बात करूंगा ये यूनियन बजट की। तो यूनियन बजट में आज केवल मैं सुर्खियां लूंगा और ज्यादातर जो मैं वेटेज दूंगा वो इस बात पे दूंगा कि ये बजट प्रिपेयर कैसे होता है। ये ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूं कि पिछले वीडियो मैंने बनाया था लेबर लॉ के ऊपर। तो मैं ना कोई लॉयर हूं, ना ही कोई एनालिसिस्ट हूं। ये मेरा हॉबी है। मैं एक अकाउंट कंसल्टेंट हूं। 36 साल मैंने बैंक में नौकरी की और रिटायर्ड बैंकर हूं। लेकिन आज मैं कंसल्टिंग करता हूं अकाउंट की, और ईएसआई, प्रोविडेंट फंड एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, इन सब का कंसल्टिंग करता हूं। तो कहीं ना कहीं नॉलेज भी मुझे लेना पड़ता है। तो ये नॉलेज के रूप में ये सब पढ़ाई करता हूं और उन्हीं पे मेरा तर्क यानी कि मेरा लॉजिक लगा के ये वीडियो बनाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन यूनियन बजट। आज पहले हम सुर्खियां ही ले लेते हैं। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की एक योजना बनाई गई है। ये बहुत बड़ी पहल की गई है कि भारत पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। आप लोग अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि हम सालों से एक ही सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं, भारत के आर्थिक विकास की समस्या। तो कहीं ना कहीं 2047 में ये खत्म हो जाएगी। दूसरा जो सुर्खियों में लेते हैं, डिफेंस बजट में पहली बार 8 साल में पहली बार 15% की वृद्धि की गई है। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ये बढ़ोतरी इतनी ज्यादा करने का कारण क्या है वो मैं जब विस्तृत में बजट समझाऊंगा तब पूरा आपको नॉलेज दूंगा। अब तक जो मोबाइल हम यहां बनाते थे और एक्सपोर्ट करते थे, ये मोबाइल हम पार्ट्स बाहर से मंगवाते थे और यहां केवल असेंबलिंग ही करते थे। तो अब से पूरा मोबाइल हमारे यहां ही बनेगा, सभी पार्ट्स भी हमारे यहां बनेगा, असेंबलिंग होगी, पैकिंग भी हमारी होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया है। सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो सेमीकंडक्टर के लिए हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। आज इस दुनिया में सेमीकंडक्टर बनाने वाले केवल 2 ही देश हैं, एक चाइना है, एक और यूएस है। और ये सेमीकंडक्टर छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेके 5th जनरेशन के फाइटर जेट, ड्रोन, उन सभी में लगते हैं। और आने वाला समय जो है वो आर्टिफिशियल एजेंट का है। तो ये आर्टिफिशियल एजेंट को बनाने के लिए ये डिवाइस बहुत जरूरी है।
तो उनका पूरी तरह से प्रोडक्शन हमारे देश में ही होगा, उनकी डिजाइन हमारे देश में बनेगी, उनका रॉ मटेरियल हमारे देश में बनेगा, उनका असेंबलिंग हमारे यहाँ होगा और उनकी पैकिंग भी यहाँ होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए है हमारी वित्त मंत्री ने। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे फंड अलॉट किया गया है। आज के समय की ये जरूरत है कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री पिछले 5 साल से बोलते आ रहे हैं कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो छोटे छोटे उद्योगों को लगाने की बहुत जरूरत है, और इनके लिए 2030 तक 20 लाख एंटरप्रेन्योर बनाने की जरूरत है। तो इनके लिए भी रोड मैप तैयार किया गया है। आप लोग समझते हैं कि अभी जॉब सिक्योरिटी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, तो हमारे युवा आगे जाके क्या करेंगे? तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रावधान किया है कि हमारे युवा एक छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बना ले और वो किसी को एम्प्लॉयमेंट वो ही दे, उनके बारे में सोचा गया है। इसीलिए 2030 तक 20 लाख एंटरप्रेन्योर बनाने की यहां योजना की गई है। इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं देगी, कोई छूट नहीं दी है। तो हमारे लोगों की एक ही सोच होती है, 2 एंगल से इनको बजट को देखते कि इनकम टैक्स में कितनी राहत दी गई और महंगाई कितनी कम हुई। देखिए, एक केवल 2 पहलू नहीं है, 2 एंगल से बजट को नहीं देखा जाना चाहिए। इस साल कोई भी इनकम टैक्स में छूट नहीं दिए तो लोग उनको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये बजट अच्छा नहीं है। मैं तो समझता हूं कि हमारी वित्त मंत्री ने प्रीवियस ईयर में यानी कि 2025-26 में ही बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उन्होंने इनकम टैक्स स्लैब को 7 लाख से सीधा 12 लाख तक ले गई, यानी कि 5 लाख छूट दे गई। तो 5 लाख छूट एक ही साल में दी, उनके बजाय उसी साल में केवल 1 लाख की छूट दी होती तो भी लोग बोलते कि नहीं ये बजट अच्छा है। और हर साल ये 5 साल तक ये 1-1 लाख की छुट्टी देती जाएगी तो हर साल बोलेगी कि नहीं ये बजट अच्छा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल 1-2 एंगल से ही इस बजट को नहीं समझना चाहिए। बजट ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के लिए, आगे वाले दिनों के लिए कैसा है, क्या प्रावधान किया गया है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे तरक्की करेगी, हमारी जीडीपी की ग्रोथ कितना रहेगा, ये सब सोचने के बाद ही कमेंट्स देनी चाहिए। हम कई बार सुनते हैं जीडीपी, एक्चुअल में जीडीपी है क्या? तो जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब कि हमारे ही देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उनके ऊपर जीडीपी का आधार रहता है। और जीडीपी को कैसे मेजर किया जाता है, इनकी एक फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ऑल टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू जीडीपी। तो जीडीपी को ऐसे मेजर किया जाता है। विदेशी मुसाफरी सस्ती हुई है, विदेश में जो हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको पैसा भेजना बहुत ही आसान हो गया है। आप सब लोगों को मालूम है कि विदेश में जो हमारे स्टूडेंटों को हम पैसा भेजते हैं तो उनके ऊपर 5% का टीसीएस लगता था। वो टीसीएस घटा के रिड्यूस करके 2% लाए हैं। इस देश में 3 नई आयुर्वेद एम्स हॉस्पिटल बनेगी। ये बहुत ही बड़ा कदम है। गवर्नमेंट को मालूम है कि हमारी क्रोनिक डिसीज जो होती है उनका उपाय केवल आयुर्वेद में ही है। तो 3 आयुर्वेद एम्स हॉस्पिटल बनाने की जो घोषणा की है
वो हम तारीफ करते हैं उनकी। पहली बार आरोग्य बजट यानी कि हेल्थ बजट में 1 लाख करोड़ के ऊपर प्रावधान किया गया है। ये पहली बार हो रहा है। तो इनका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट हमारी हेल्थ के लिए कितनी चिंता करती है। ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए मेगा पार्क बनाने की घोषणा की गई है। आप लोगों को मालूम है कि टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज से हमारा एक्सपोर्ट बहुत बड़ा होता है और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज को हम जितना बढ़ावा देंगे इतना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी। ये सब उनके ऊपर निर्भर है। तो इसलिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे एक मेगा मॉल बनाया जाएगा। 7 नए हाई स्पीड रोड बनाने की घोषणा की गई है। देखिए 7 नए हाई स्पीड रोड बनाने की घोषणा क्यों की गई है? जितना हाई स्पीड रोड बनेंगे और उतनी ही हमारी लॉजिस्टिक की कीमत जो है वो कम होती जाएगी। आज विदेश की कंपैरिजन में हम देखेंगे तो हम कहां खड़े हैं। विदेश में लॉजिस्टिक के पीछे 7% का खर्चा होता है, हमारे यहाँ 14% का खर्चा होता है। तो ये लॉजिस्टिक एक ऐसा एलिमेंट्स है, हमारी महंगाई पे भी इफेक्ट करती है, हमारी जीडीपी पे इफेक्ट करता है और हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है। तो ये अच्छा प्रावधान है। इस बजट को युवा शक्ति बजट माना गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। ज्यादा से ज्यादा युवकों को एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की गई है। तो ये थी सुर्खियां। आपको शायद ये समझ में आ गई होगी। तो मैंने जो पहले बोला था कि बजट प्रिपेयर कैसे होता है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ लिया तो बजट को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं कि बजट प्रिपेयर कैसे होता है। तो बजट कैसे प्रिपेयर होता है, इनके लिए एक इकोनॉमी सर्वे होता है और इकोनॉमी सर्वे बहुत पहलू पे काम करती है। क्या क्या पहलू है, कौन सा एलिमेंट्स है, उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा वो उठाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो करते हैं वो। ये हिस्टोरिक डेटा क्या है? हिस्टोरिक डेटा मतलब कि हमारे जो प्रीवियस ईयर में जितना भी बजट हुआ है, मान लीजिए कि 5 साल का डेटा उठाएंगे, वो 5 साल का जो बजट तो है वो पारित भी हो गया, उनकी इफेक्ट भी आ गई। तो ये 5 साल के बजट में क्या क्या प्रावधान किया था, कौन से सेक्टर को महत्व दिया गया था, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ, ओवरऑल हमारी जीडीपी के क्या इफेक्ट हुआ, हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ हुई, कहाँ हमारा नेगेटिव रिजल्ट मिला, हमारा परफॉर्मेंस कहाँ अच्छा रहा, कहाँ बुरा रहा। ये हिस्टोरिकल डेटा से एग्जैक्ट फिगर मिलते हैं। इसलिए ये इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहले इनको महत्व दिया जाता है। दूसरा जो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को क्यों लिया जाता है, उनके ऊपर क्यों सर्वे किया जाता है? क्योंकि मोस्ट जो हमारी प्रोडक्ट है, फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट, वो एग्रीकल्चर से ही आती है और उनका कंजम्पशन भी सबसे ज़्यादा होता है देश में। और एग्रीकल्चर है वो एक मॉनसून के ऊपर आधारित है। हमारे देश में मॉनसून कैसा रहेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, इन सब यहाँ से तय होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हमारा एग्रीकल्चर, क्योंकि हम खेती प्रधान देश है। दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमारे देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हो रहा है और कितना बढ़ाने की ज़रूरत है, कौन से सेक्टर में बढ़ाने की ज़रूरत है, इनका सर्वे होता है।
इनको भी इकोनॉमिक सर्वे ही बोला जाता है। एम्प्लॉयमेंट की आज क्या स्थिति है, हमारे देश में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं और कितने एम्प्लॉयड हैं, तो आने वाले सालों में हमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, उन्हीं के ऊपर भी सोच किया जाता है। मनी सप्लाई, अर्थतंत्र में मनी रोटेशन कितना होता है, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। जितना मनी सर्कुलेशन को बढ़ावा दिया जाएगा उतनी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो नेचुरली प्रोडक्शन भी बढ़ता ही रहेगा। तो ये इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए या ग्रो करने के लिए इनके ऊपर भी विचार करना बहुत जरूरी है। इंपोर्ट, इस देश को कौन सी प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है वो भी देखा जाता है, क्योंकि अगर इनको हम इंपोर्ट नहीं करें, हमारे देश में उनका उत्पादन शुरू करें, तो इनका इम्पैक्ट क्या होने वाला है इस अर्थतंत्र पे, उन्हीं पे भी सर्वे होता है। एक्सपोर्ट हमारा कितना है आज, यहां भी सर्वे होता है। एक्सपोर्ट कौन सी प्रोडक्ट का है, कौन से सेक्टर का है, कौन से देश में जाते हैं, ये सब यहां सोचना पड़ता है। जितना भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा इतना प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था नेचुरली ग्रो करेगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास कितना है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें इंपोर्ट कितना करना है, जितना भी हम इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारा यूटिलाइज होगा, इतना ही। तो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हमारे पास कितना है। कई बार ऐसा होता है कि ऑल ऑफ सडन हमें बहुत सारी वस्तुओं का इंपोर्ट करना पड़ता है, तब ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना खर्चा होगा ये भी सोचना पड़ता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट, आज के समय में ये ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के समय में हम बात करें तो ग्लोबल एनवायरनमेंट की अनसर्टेनिटी है, क्योंकि पूरी दुनिया में वॉर हो रही है। तो कहीं ना कहीं केवल हमारे हिंदुस्तान पे नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे असर कर रहा है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट जितना भी खराब होगा उतनी अर्थव्यवस्था पे उनकी इफेक्ट पड़ेगी। एक एग्जांपल लेके हम बात करते हैं, रिसेंटली जो ग्लोबल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो ट्रंप साहब ने बहुत सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया। हमारे देश के ऊपर भी लगाया, हमारे देश के ऊपर 50% लगा दिया। अच्छा, तो ये हमारी इकोनॉमी के क्या असर करेगा, हमारी इकोनॉमी नेचुरली डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टरों उनके पास ऑर्डर आ गया है, लेकिन अभी यूएस से जो परचेस करते थे वो बोल रहे हैं कि भाई टैरिफ तो इतना लग गया है, आपका जो गुड्स है वो तो हमको बहुत ही महंगा पड़ेगा, तो ये मना कर देते हैं कि आप एक्सपोर्ट मत करो। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया, इनडायरेक्ट टैक्स को डाउन कर दिया है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि फाइनेंशियल पीरियड के दौरान ही हमने जीएसटी को रिस्ट्रक्चर करना पड़ा। बहुत सारी आइटम पे ऊपर हमने जीएसटी कम कर दिया है या तो जीरो कर दिया है। अगर ये नहीं करते तो क्या होता, तो हमारे एक्सपोर्टरों के पास उनके वेयरहाउस में जितना भी माल पड़ा है वो तो ठप हो जाएगा, तो उनके पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी। लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो उन्होंने जो लोन लिया है वो नहीं पे कर पाएंगे, तो उनका आखिरी कदम क्या उठाना पड़ता, डंपिंग करना पड़ता। डंपिंग, माल को डंपिंग करना। डंपिंग किसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे हमारे एक्सपोर्टरों को माल बेचना पड़ता।
तो हमारे एक्सपोर्टरों दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ कदम नहीं मिला पाते। तो तुरंत ये एक्शन हमको लेना पड़ा। डिमांड कितनी है, मार्केट में डिमांड कितनी है, ग्लोबली मार्केट में डिमांड कितनी है, वो भी सोचना पड़ता है। सप्लाई सप्लाई कितनी है हमारी, डिमांड और सप्लाई बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, उनके ऊपर भी सोचना पड़ता है। और सबसे ये अर्थशास्त्रियों को चुभने वाली बात जो है, एक्चुअल में तो ये इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने बना दिया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। आप लोग कई बार सुनते होंगे चुनाव के टाइम, जब चुनाव के टाइम बजट पारित होता है तो ज़्यादातर ओपोजिशन पार्टी कमेंट्स करती है कि चुनाव लक्षी बजट है। अर्थशास्त्री नहीं चाहते कि कोई ऐसी रिलीफ दो जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो ना कर पाए या डाउन हो जाए, फिर भी उनको प्रेशर में ये करना ही पड़ता है। आजकल हमारे पॉलिटिक्स में एक ट्रेंड चल रहा है मुफ्त में बांटने की। वो हमारी इकोनॉमी पे बहुत ही खराब असर करता है। आप लोगों ने श्रीलंका का दाखला देखा होगा। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ था, मुफ्त में बांटने की बात। तो महंगाई इतनी बढ़ गई, इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया, तो वहां वायलेंस हो गया था। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो देश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं रोक रहा है या ग्रो नहीं करने दे रहा है। तो इकोनॉमी सर्वे तो हमने समझ लिया। अभी बारी है डिमांड और सप्लाई की चेन को। डिमांड और सप्लाई दोनों एक इक्वल रहना चाहिए, तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि डिमांड साइड, डिमांड कहाँ से क्रिएट होती है। तो डिमांड कंज्यूमर, यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटर इन सब की बात नहीं करूँगा, एंड कंज्यूमर की ही बात करूँगा। तो कंज्यूमर के वहाँ से डिमांड क्रिएट होती है, और वो ज़्यादातर ये डिमांड एग्रीकल्चर यानी कि फूड ग्रेन से ही होती है, फूड ग्रेन के लिए होती है। दूसरी बात है इन्वेस्टर भी डिमांड क्रिएट करते हैं। ज़्यादातर जो डिमांड होती है इन्वेस्टर की, वो कमोडिटी में होती है या रियल एस्टेट में होती है। इन्वेस्टरों की डिमांड कितनी है ये भी सोचना पड़ता है। गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं से डिमांड करती है। गवर्नमेंट को बहुत ही इंडस्ट्रीज में, उनकी जो इंडस्ट्रीज है वहाँ कंपोनेंट्स लगाना पड़ता है। कहीं पर कंपलसरी परचेज करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी क्यों ये करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट की ओर से भी डिमांड क्रिएट होती है। और एक्सपोर्ट में भी ये डिमांड क्रिएट होती रहती है। तो ये तो बात हो गई डिमांड साइड की। अब बात करते हैं सप्लाई की। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि एग्रीकल्चर एक सप्लायर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनमें फूड ग्रेन्स वो सबसे बड़ा हिस्सा है। देखो, यहाँ एक सोचने की बात है, समझने की बात है कि कभी एग्रीकल्चर, हमारा क्रॉप्स बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि मॉनसून बहुत अच्छा रहता है तो ग्रोथ बहुत बड़ा होता है। तो किसानों जो है मार्केट में उनका माल बेचने जाते हैं, तो ट्रेडर्स की एक यूनिटी बन जाती है। वो एक ही दाम तय कर लेते कि बस इस दाम से हम ऊपर नहीं खरीदेंगे। तो किसान कहाँ जाते हैं? सीधा गवर्नमेंट के पास जाएंगे, और गवर्नमेंट क्या करेगी? सपोर्टिंग प्राइस पे उनको परचेज करना शुरू कर देगी, तो किसान को कहीं नुकसान न हो। तो इसलिए ये स्टेप गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। और गवर्नमेंट की ओर से ये कौन परचेज करता है? FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो सप्लाई एक एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग से होती है,
कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई कंपोनेंट्स बनाना है तो मैन्युफैक्चर से होता है। बहुत सारी चीज़ें, हाउस होल्ड है, बहुत सारी चीज़ें वो मैन्युफैक्चरिंग से ही बनती है। तो सप्लाई चेन में ये महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इंपोर्ट, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब एग्रीकल्चर क्राइसिस में आ जाता है, हमारे पास इतना क्रॉप नहीं बनता, मान लीजिए कोई भी एक ही फूड ग्रेन की बात कर लो तो उनका उत्पादन हमारे यहाँ इतना नहीं हुआ। इनकी डिमांड तो है क्योंकि ये कंज्यूमर को डेली ये यूज में लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इनको इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो इंपोर्ट भी महत्वपूर्ण एक सप्लाई चेन है। गवर्नमेंट भी एक सप्लाई चेन में आता है। मैंने समझाया कि क्रॉप्स अगर ज़्यादा हो गया तो किसानों को उनका सही दाम नहीं मिलता है, तो उनको परचेज कौन करता है? सपोर्टिंग प्राइस पे गवर्नमेंट, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इनका उल्टा सोचे, कभी मॉनसून अच्छा नहीं रहा तो हमारा फूड ग्रेन्स का क्रॉप से वो बहुत ही कम हुआ। तो यहाँ किसान भी होशियार है, किसान उनको मार्केट में बेचना ही नहीं जाएगा क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल ज़्यादा पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई की चेन को बराबर करने के लिए गवर्नमेंट तब क्या करती है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ये माल जो उन्होंने परचेज किया था उनके वेयर हाउस में जो पड़ा है उनको मार्केट में रिलीज करती है। तो ये डिमांड और सप्लाई बैलेंस हो जाती है। हमारे बजट के लिए ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हमारे प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री केवल घूमने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री एक छोटे से छोटे देश के पास भी जाता है और जितने भी देशों के पास वो गए हैं वहाँ एक ट्रेड डील करके आए हैं। ट्रेड डील में दोनों बराबर होता है। वहाँ से भी हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमको मिलना चाहिए, हमारे पास ये स्केर्सिटी है, वो वहाँ से परचेज करते हैं। उनको जो ज़रूरत है उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रधानमंत्री है, एक सेल्समैन की तरह ही काम करते हैं। हमारा जो लक्ष्य रखा गया है 2047 तक हम विकसित भारत हो जाएंगे। तो पिछले 5 सालों से हम एक एक नींव रखते जा रहे हैं। आज गवर्नमेंट ये है, कल नहीं होगी, मैं ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन देश की प्रगति, देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट की आवश्यकता है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम कहीं ना कहीं स्टेबल गवर्नमेंट इस देश को दी। ये देश की जो गवर्नमेंट आज जो काम कर रही है वो एक एक नींव रखती जा रही है, वो सोच समझ के काम कर रही है। धीरे 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 करके वो नींव रखती जा रही है, प्रोग्रेस करती जा रही है। आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 3रे नंबर की है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो एकदम धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे। जब धीरे धीरे की बात आती है तो मुझे एक पिक्चर का गाना याद आता है, वो यहाँ एकदम फिट बैठता है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये इंफॉर्मेटिव ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस उम्मीद के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए आज का ये ब्लॉग खत्म करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।